टेस्ट नंबर 6 चैप्टर 1 2 3 बुक 2 टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, तो इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Ca+2 कैल्शियम आयन डाई पॉजिटिव आयन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ किन को कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ ये टर्म यूज़ की जाती है उन स्पीशीज़ के लिए विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी तादाद सेम होती, उनको हम कहते हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस हैं। इसमें एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस हमेशा विद इन अ पीरियड होते हैं आमतौर पे, अलॉन्ग ग्रुप आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइंस जो हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और याद कैसे रखें? तो ऐसे है कि आपने ना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स तो याद रखने पड़ेंगे। उसमें से किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिथियम का याद कर लेंगे, जैसे आप 3, तो बाकी फिर सब बाय 1 एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, और कैल्शियम पे जब +2 चार्ज आता है तो कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 रह जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 चार्ज की वजह से अब हमने देखना है और कौन है इसमें से जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम और मैग्नीशियम को हम देखें तो उनमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो उनमें बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रह जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन वो नियॉन जैसे हैं। आर्गॉन है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्ट्रोंशियम 38 है, उसका एटॉमिक नंबर बेशक नहीं याद हो, लेकिन देखें स्ट्रोंशियम को आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि स्ट्रोंशियम जो है वो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ब्रिलियम जो है ना वो सेकंड पीरियड से है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो 6 पीरियड में चला जाता है, बहुत नीचे है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होगा और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो मतलब कुछ कॉमन सेंस यूज़ करके तो यहाँ पे फिर चार्ली हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखो कैल्शियम है ना, कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन +2 पे, तो कैल्शियम में जब +2 में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने शेल हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 3 शेल, 2 8 18, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, थर्ड में 18। इसका मतलब जो एलिमेंट है ना वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि पीरियड के नंबर से शेल का पता चलता है। तो इसमें जो सोडियम और मैग्नीशियम है ना, तो ये अगर तो एलिमेंट हैं तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। इन शॉर्ट कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में हमने देखा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से थोड़ा आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस कैसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। किसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बने, कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं बनेगी। देखिए किसको हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी? जो थर्मली स्टेबल होगा। अगर एक कंपाउंड थर्मली स्टेबल है, उसे हीट करेंगे वो टूटेगा ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। कार्बोनेट जब टूटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। बस हमने तय करना है कि कौन सा कार्बोनेट स्टेबल है और कौन सा नहीं है। सेकेंड ग्रुप के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज करते हैं हीट करने पे। फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करता है हीट करने पे, बाकी कोई कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता। पहले ग्रुप में लिथियम के अलावा सारे कार्बोनेट स्टेबल हैं, तो इसमें पहले ग्रुप में से जो है वो सोडियम दिया हुआ वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी थर्मल चेक करते हैं तो याद रखो 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। जब 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, जो डिकम्पोज कर जाएगा वो अनस्टेबल है, जो नहीं करेगा वो स्टेबल है। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे पहले ग्रुप में से सिर्फ लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज करता है, सेकंड ग्रुप के सारे कार्बोनेट डिकम्पोज करते हैं। थर्ड स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड, ये सब सेकंड ग्रुप की मेटल्स दी हुई हैं, फर्स्ट में तो ऑक्साइड है ही नहीं, कार्बोनेट है। तो ये सेकंड ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करने से या किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने से जितना ग्रुप में नीचे आएंगे एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा, जितना एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक हो जाएगा उतना उसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो ग्रुप में सबसे नीचे है तो वो हमारे पास स्ट्रोंशियम है, वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा, और वो ज़्यादा मेटेलिक है। जितना एटम का साइज़ ज़्यादा हो उतना ज़्यादा मेटेलिक होता है, जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा उतना ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा।
हीट ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन नंबर 4, किसकी मैक्सिमम है? हीट ऑफ हाइड्रोजन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ओवर साइज ऑफ आयन। तो अगर इनको हम देखें, सोडियम और सीजियम जो है फर्स्ट ग्रुप से हैं, मैग्नीशियम और बेरियम जो है सेकंड ग्रुप से हैं, और हमें चाहिए जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा हो, तो मैग्नीशियम और बेरियम का चार्ज ज़्यादा है। सोडियम और सीजियम इसलिए नहीं रखेंगे, उन पर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम और बेरियम जो है उन पर +2 चार्ज है। तो अब चार्ज तो दोनों पे सेम है, तो जिसका साइज़ कम है उसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी, सो मैग्नीशियम। क्वेश्चन 5, with the increase in oxidation state of the metal, metallic oxide becomes। एक ही एलिमेंट, एक ही मेटल अगर एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म करें, अगर एक ही मेटल अगर एक से ज़्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म कर रही है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़्यादा होगी उसमें उस मेटल का ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें जो एसिड की डेफिनेशन अप्लाई होती है ना, वो लुईस एसिड है, और लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाता है। तो जब और ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी पर एटम, एक एटम के हिस्से में ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही। तो Mn2O7 में एक मैंगनीज के हिस्से में 3.5 ऑक्सीजन आ रही, 3.5। तो बाकी किसी से भी ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन स्टेट नहीं भी लिखें, ऑक्सीजन अंदाज़ा लगा लें पर एटम किसके साथ ज़्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो वो मेटल ज़्यादा एसिडिक होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। तो ये जो एलिमेंट हैं ये सब सेकंड पीरियड से हैं। सेकंड पीरियड की क्वेश्चन नंबर 6 हिंट में देखें, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। इसमें सबसे कम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम की होती है, एल्कली मेटल्स की सबसे ज़्यादा नियॉन की होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज़ करती है। एक्सेप्शन है नाइट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दी हुई है। तो जितना राइट पे जाएंगे उतनी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हैं तो ऑक्सीजन की कम हो जाती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन P3 होती है, हाफ फिल्ड है, ऑक्सीजन P4 है। तो जो हाफ फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल वो स्टेबल होते हैं, लिहाजा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, इसलिए जो है वो नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। और विच कैटाइन हैज़ मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर ये किसी एलिमेंट की एबिलिटी को कहते हैं कि वो अपने नेबरिंग नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, डिस्टॉर्ट कर सकें। पोलराइजिंग पावर की टर्म बोलते हैं एक पॉजिटिव आयन के लिए, कि एक पॉजिटिव आयन अपने करीब मौजूद नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और पोलराइजिंग पावर जो है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जो पोलराइजिंग पावर है इनमें जो हमें आयंस गिवन है इनको कंपेयर कर लें। सबसे ज़्यादा चार्ज एल्यूमिनियम का है और उसका साइज़ भी सबसे छोटा है, तो जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा, जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव आयन के लिए बोलते हैं, नेगेटिव आयन के लिए पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होने देगा। तो उसके बाद क्वेश्चन 8, ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस द रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द एलिमेंट ऑफ। सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्रोटॉन, इस सक्सेसिव एडिशन ऑफ प्रोटॉन का मतलब है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन सक्सेसिव का मतलब है एक एक करके बढ़ रहा है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एक एक करके कब बढ़ता है? अलॉन्ग पीरियड बढ़ता है। सक्सेसिव इंक्रीज या एडिशन ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस मीनिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और अलॉन्ग पीरियड इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है। तो जो साइज है वो इस मोस्ट प्रोमिनेंट किस में होता है? जो डिक्रीज होता है साइज, क्योंकि लॉन्ग पीरियड साइज डिक्रीज करता है। तो ये एफ सब शेल में होता है, लेंथेनाइड्स में होता है, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। डिटेल भी देख लें। नॉर्मल एलिमेंट्स में जो साइज में डिक्रीज है वो सिग्निफिकेंट होती, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती। एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज कंपेरेबल होता है। एफ ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा होती है और इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर।
सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड सेकंड ए के लिए है, फर्स्ट ए के लिए ट्रेंड नहीं है। हमारी सिलेबस में फर्स्ट ए के कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं सारे, और सेकंड ए में ये है कि अगर कार्बोनेट सेकंड ए और सल्फेट की बात करें तो ग्रुप में डाउनवर्ड डिक्रीज करती सॉल्युबिलिटी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ इंक्रीज करती है। और उसकी रीज़न भी है, जिसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करे उसमें लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से, और अगर सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करे तो लेटेस्ट एनर्जी कम होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। ये तो ओवरऑल एक समराइज हो गया, रिवीजन हो गई। तो क्वेश्चन का तक रहें तो ये सल्फेट हैं सारे, और डाउन द ग्रुप सेकंड ए में सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। सबसे कम सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे जो नीचे होगा बेरियम है, इसलिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वेशन पूछी है कि सोडियम ऑक्साइड, आमतौर पे ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व करते तो हाइड्रोक्साइड बनता है, ये सोडियम पर ऑक्साइड है, और इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बन के निकल जाएगी। लिहाजा इसमें जो है जब पर ऑक्साइड को डिजोल्व करते तो हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन बनती। तो ये इक्वेशन जो है वो चार्ली ऑप्शन है इसकी। पेज 2, क्वेश्चन नंबर 11, इन डाउन सेल सोडियम इज इजीली कलेक्टेड बिकॉज, ऑप्शन है इट इज इन मोल्टन स्टेट, इट इज लेस रिएक्टिव, इट फॉर्म्स मेटेलिक फोग, इट एवेपोरेट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97.5 होता है, और जो डाउन सेल का टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर जिस पर डाउन सेल ऑपरेट करता है वो 600 होता है। इस टेम्परेचर पे सोडियम मोल्टन स्टेट में होती, और मोल्टन स्टेट में लिक्विड सोडियम को आसानी से हम जो है वो ड्रेन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन बनेगी। सोडियम चार्ली तो हो नहीं सकती, लेस रिएक्टिव नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम, बहुत कोरोसिव होती है। और मेटेलिक फॉग अगर बने तो इससे तो ये बनती है मेटेलिक फॉग, और इसकी वजह से इसे कलेक्ट करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो वेपर में चेंज हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इम्पार्ट्स क्रिम्जन कलर टू फ्लेम। तो जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मेटल्स और इनके सॉल्ट्स ये कलर शो करते हैं फ्लेम के अंदर। मेटल्स भी, और मतलब इनकी जो ये इनके जो सॉल्ट्स हैं वो कलर शो करते हैं, और जो कलर शो करते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। सोडियम का गोल्डन येलो है, पोटेशियम का वायलेट है, कैल्शियम का ब्रिक रेड है, येलोइश रेड कहते हैं। क्रिम्सन स्ट्रोंशियम का है, बेरियम का एप्पल ग्रीन है, क्रिम्सन कहते हैं डार्क रेड को। तो ये बाकी क्यों नहीं करते इस ग्रुप, इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स, उनका जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। फ्लेम के अंदर जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है वो एनर्जी काफ़ी नहीं होती है उनके उन एलिमेंट्स को एक्साइट और डी एक्साइट करने के लिए। तो क्रिम्सन यहाँ पे स्ट्रोंशियम हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट विच डज नॉट फॉर्म नाइट्राइड डायरेक्टली। तो नाइट्राइड ये पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम का। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है जो कि नाइट्राइड और कार्बाइड डायरेक्टली फॉर्म करता है फर्स्ट ग्रुप में, और कोई भी कार्बाइड नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डायरेक्ट कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। सेकंड ग्रुप में सारे ही करते हैं। तो जितनी ऑप्शन हमें दी हुई हैं उनमें एक तो लिथियम है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप में से फॉर्म करता है, और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वगैरह भी फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में से सिर्फ लिथियम फॉर्म करता है, तो इसलिए इसमें नाइट्राइड एल्यूमिनियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करती। हम जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, स्टील प्रेपरेशन में और रॉट आयरन की प्रेपरेशन में एल्यूमिनियम ऐड करते हैं। एल्यूमिनियम ऐड करते हैं मेटल में, मोल्टन मेटल में, ताकि उसमें से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग कर सकें। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्यूमिनियम इन थर्माइट प्रोसेस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक की। थर्माइट कहते हैं एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को, इसे थर्माइट बोलते हैं। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है कि एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बाद ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि एल्यूमिनियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गिव रीजन। तो एल्यूमिनियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। कि एल्यूमिनियम जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफिनिटी रखती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद ऑक्सीजन से मिल जाती, आयरन अलग हो जाता है। तो ये क्लासिकल मेथड था पहले वेल्डिंग करने के लिए। अब मोल्टन आयरन मिलती थी और कहीं रेलवे ट्रैक वगैरह जो है वो ब्रेक कर गए हैं, तो वहाँ पे फिर ये पिघला हुआ लोहा डाल देते थे। तो ये एल्यूमिनियम अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, एल्यूमिनियम इज़
good reducing agent, it is stronger reducing agent as compared to carbon. Now why it is stronger reducing agent even as compared to carbon? Because it has strong affinity with oxygen. एक और एग्जाम्पल भी दे दी है कि क्रोमियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम की इस प्रॉपर्टी की वजह से हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स को उनके ऑक्साइड से सेपरेट कर पाते हैं. क्वेश्चन 15, ऑन हीटिंग एट 160 डिग्री सेल्सियस बोरिक एसिड गिव्स. तो ये इफेक्ट ऑफ हीट है ऑन ऑर्थोबोरिक एसिड. इसकी इक्वेशन इस तरह से है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें तो HbO2 मेटाबोरिक एसिड बनता है. मेटाबोरिक एसिड को 140 पे हीट करें तो टेट्राबोरिक एसिड बनता है H2B4O7. टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट कर दें, 300 तक हीट कर दें तो B2O3 बोरॉन ऑक्साइड बन जाता है. अभी यहाँ पे टेम्परेचर दिया 160. अब देखो 160, 140 और 300 के दरमियान है. ये B2O3 तो 300 पे जाके फॉर्म होगा. उससे पहले तो 140 से 300 के दरमियान तक तो वो H2B4O7 में ही रहेगा. सो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 15 की ये ऑप्शन बन जाएगी. क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट. तो कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? बोरॉन आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है. बोरॉन के पेक्यूलियर बिहेवियर में भी है पॉइंट कि बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बोरॉन डज नॉट फॉर्म B+3 आयन. क्यों नहीं फॉर्म करता? क्योंकि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हाई होती है. इसको ऐसे भी कहते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है. बोरॉन का साइज़ कम है और उसके न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है. तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने से क्या है, क्या वो एनर्जी अवेलेबल नहीं? देखिए होता ये है कि जब किसी को एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं आयन बनाने के लिए तो वो आयन बनने के बाद पॉजिटिव किसी नेगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बनता है और अगर उस बॉन्ड बनने के नतीजे में एनर्जी इवॉल्व होगी उससे ज़्यादा जितनी एब्जॉर्ब हुई है तो तब वो स्टेबल होता आयन, वगरना नहीं. यानी सिर्फ आयन बनना मकसद नहीं होता. यानी आयन बनने का मतलब है कि बोरॉन आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है कि नहीं करता. तो बोरॉन जो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म ही नहीं करता. बोरॉन क्योंकि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बोरॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है और उतनी एनर्जी फिर एवॉल्व नहीं होती है इसका जब ये आयन किसी नेगेटिव आयन से आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है. तो इसको हम ये कहते हैं कि बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. फिर इसके बाद जनाब क्वेश्चन 17, बोरेक्स बी टेस्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो बोरेक्स बी टेस्ट जो है ये यूज़ होता है किसी सॉल्ट के अंदर बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए. और बेसिक रेडिकल मतलब किसी सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन बताने के लिए. और बोरेक्स बी टेस्ट कलर्ड सॉल्ट्स के लिए यूज़ होता है. बोरेक्स बी टेस्ट कलर्ड सॉल्ट्स के लिए यूज़ होता है. और जिंक के कंपाउंड कलर्ड नहीं होते क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन D10 होती और जिंक जो है D10 कॉन्फ़िगरेशन रखता है उसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है. जिंक, कैडमियम, मरकरी तो ये सब इसमें. तो अब जितनी भी बाकी कॉपर है कलर्ड सॉल्ट होता है इसका, निकल कलर्ड है, क्रोमियम कलर्ड है, तो बाकी सब कलर्ड है. और कौन कौन है जो कलर्ड सॉल्ट फॉर्म करते हैं? कॉपर है, आयरन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, निकल है. अब देखिए सब ट्रांजिशन है लेकिन जिंक नहीं है. जिंक जो D10 होने की वजह से. और ये बोरेक्स इसका ये भी MCQ हो सकता है कि अच्छा ये बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या कलर शो करेंगे इनकी बीड का. तो अगर आप हम ये तरतीब याद कर लें कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल तो फिर कलर ब्लू ग्रीन, ब्राउन. तो ये इनके बीड का कलर भी हम याद रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 है, केमिकल गार्डन इज फॉर्म व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कलर्ड सॉल्ट्स आर प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ. तो सोडियम सिलिकेट, इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं. सोडियम सिलिकेट एक आयनिक कंपाउंड है. इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करके ये आइंस में चेंज होता है और जब ये आइंस में चेंज होता है तो ये सोडियम आइंस बनेंगे, फिर साथ में सिलिकेट आइंस बनेंगे. तो ये जो इसका सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस मौजूद हैं. इसमें जब हम कोई कलर्ड सॉल्ट्स ऐड करते हैं, सोडियम सिलिकेट को वाटर में डिज़ोल्व किया, ये आयनाइज हो गया. क्यों आयनाइज हो गया? आयनिक कंपाउंड था, आयनाइज हो गया. इसमें अब अगर हम कोई और कलर्ड सॉल्ट ऐड करते हैं, निकल क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट, तो वो जो सॉल्ट ऐड कर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है. तो उस जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं उसकी जो मेटल है वो सिलिकेट जो है
उस नेगेटिव उसके साथ ऐड कंबाइन करके तो निकल सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, कॉपर कोबाल्ट सिलिकेट फॉर्म कर देते हैं। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और ये प्लांट लाइक ग्रोथ होती है इनको, इसे हम केमिकल गार्डन बोलते हैं। द फार्मूला ऑफ टैल्क सोपस्टोन, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19। तो ये टैल्क का फार्मूला भी इसको याद रखने के लिए ऐसे ही याद रख लें, शॉर्टकट ही हो सकता है कि ये 1:3 रेशो में होता है, सिलिक एसिड और मैग्नीशियम सिलिकेट। इस वजह से एस्बेस्टॉस है, तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट 1:3 रेशो में होते हैं। तो ऐसे करके भी फार्मूला याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। जो बोरॉन के एसिड्स हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, पायरोबोरिक एसिड है, ये जितने भी एसिड्स हैं बोरॉन के, ये सारे जो बोरॉन के एसिड्स हैं, अगर इनको सोल्यूशन में ऐड करें, वाटर में ऐड करें, तो ये सारे ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। ये जो मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड हैं, ये स्टेबल हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल हैं। सोल्यूशन के अंदर ये सब ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज होते हैं। द ओनली एसिड विच इज स्टेबल इन सोल्यूशन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये सब ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, 3rd A से लेके 8A तक, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के S में होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंस शेल के P में होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के S में है और बाकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के P में है। अगर तो P वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हों और S वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ ना हो, तो इसे बोलते हैं S इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये किसी भी ग्रुप में जो हैवी मेंबर होते हैं, जो हैवियर कंजेनर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो किसी ग्रुप में विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ अ ग्रुप, वो जो हैं वो S इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो 4th ग्रुप में जैसे कार्बन है, तो अगर P वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ हो तो सिर्फ तो कार्बन को तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, डाइवेलेंट होने चाहिए। ये S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के P में चला जाता है और कार्बन के पास अनपेयर्ड 4 हो जाते हैं और ये टेट्रावेलेंट हो जाता है। तो अगर ऐसे होगा तो S के इलेक्ट्रॉन चूँकि यूज़ हो रहे हैं वैलेंस शेल वाले बॉन्ड बनाने में, तो ये हम कहेंगे S इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। लेकिन टिन और लेड में ये होता है कि जो सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज़ होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, S वाले नहीं होते, क्योंकि वहाँ S वाले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होती, और इसलिए इसको कई तरह से कहा जा सकता है कि टिन और लेड जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है जब सिर्फ इनके P वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे बॉन्ड बनाने वाले, और +4 के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है। +4 में मतलब ये है कि इनके S के साथ साथ P वाले इलेक्ट्रॉन भी यूज़ होंगे, उसके अभी पढ़ा कि उसमें फिर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी S के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा PbCl4 के कंपैरिजन में। तो ये कौन इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है? किसी भी ग्रुप में जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो शो करते हैं। तो इस 4th ग्रुप में टिन और लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये इनके जो कंपाउंड होते हैं वो ऐसे भी हैं जिसमें ये सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, और ऐसे भी हैं जिनमें S के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा लें, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड वो है इनके जिसमें सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं और S वाले नहीं लेते हैं हिस्सा। पेज 3 और क्वेश्चन नंबर 22, एल्यूमिनियम by the reaction with concentrated sulfuric acid produces the gas. कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हॉट स्टेट में किसी से रिएक्ट करता है, कोल्ड स्टेट में तो आमतौर पर ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता किसी से, हॉट स्टेट में करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसको ऐसे याद रख लें कि जब भी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा और ये हॉट स्टेट में किसी से रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल से, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाएगा।
हाँ, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है एल्यूमिनियम तो फिर हाइड्रोजन गैस बनती। तो मतलब इसके रिएक्शन ना बुक में इस तरह से है कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, तो HCl से तो चाहे कॉन्सनट्रेटेड से करे, एल्यूमिनियम की बात हो रही, चाहे डाइल्यूट से करे, दोनों में हाइड्रोजन गैस ही बननी। HCl से एल्यूमिनियम, डाइल्यूट HCl से या कॉन्सनट्रेटेड से, दोनों में हाइड्रोजन गैस बननी है। भाई ये अगर रिएक्शन का रेट फ़र्क होगा, डाइल्यूट से स्लो होगा और कॉन्सनट्रेटेड से फास्ट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर डाइल्यूट से करे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, कॉन्सनट्रेटेड से करे तो ये SO2 गैस बनेगी। और कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सनट्रेटेड हो और ये हॉट स्टेट में हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको ऐसे भी कह लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट होता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो ऑप्शन है वो पे हम आपका बन जाएगी बीटा। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सजेस्ट दैट हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड ओवर ग्रुप 4A? ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो रिएक्शन हैं ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब अल्फा में देखें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, रिडक्शन हो रही है, साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बन रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। और सेकंड में हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, 0 से -1। H2 की यानी सेकंड रिएक्शन को देखें ना, लिथियम से जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑप्शन में, तो पेपर पे इसमें हाइड्रोजन रिएक्टर में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और प्रोडक्ट में -1 होगी, कम होगी, कम हो जाए तो रिडक्शन होती। और चार्ली में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। तो ये सारे रिएक्शन बता रहे हैं हाइड्रोजन की सब प्रॉपर्टी को कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की बेस पे हम तीनों की कि भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है, शुड बी प्लेस्ड ओवर 4A एज द एलिमेंट्स ऑफ 4A आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन 24, विच एल्कलाइन अर्थ मेटल लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद NaOH? तो से ब्रिलियम है जो हाइड्रोजन इवॉल्व करेगी, बाकी कोई मेटल सेकंड ग्रुप की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करती। रीज़न, ब्रिलियम अपने ग्रुप में टॉप पर है, ब्रिलियम लेस मेटेलिक है, ब्रिलियम एम्फोटेरिक है, ब्रिलियम भी एम्फोटेरिक, ब्रिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, ब्रिलियम के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक, ब्रिलियम एम्फोटेरिक है। तो जो एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से, यानी कुछ एसिडिक है कुछ बेसिक है, तो ये बेस से रिएक्ट कर जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस है और रिएक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। Na2BeO2 को ब्रिलेट कहते हैं, सोडियम ब्रिलेट। बाकी मेटल्स हैं, मेटल बेसिक होती हैं, सेकंड ग्रुप के बाकी एलिमेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम मेटल्स हैं, मेटल बेसिक होंगे, वो बेस से रिएक्ट नहीं करेंगी। तो ब्रिलियम या ब्रिलियम ऑक्साइड या ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड, ड्यू टू द एम्फोटेरिक नेचर, इट्स ओनली reacts with only a element which reacts with base to form hydrogen gas. Question 25, which of the following shows maximum electrical conductance? मेटल्स हैं, मेटल्स कंडक्टर होती हैं और ये तीनों मेटल्स थर्ड पीरियड से बिलोंग करती हैं, और थर्ड पीरियड में अप टू एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, तो 3A तक कंडक्टिविटी बढ़ती। याद रखें मेटल्स में कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करती है विद इंडिविजुअल वेरिएशंस, और लेफ्ट टू राइट भी करती है, पूरे पीरियड में नहीं, मेटल्स तक। तो सेकंड पीरियड में सेकंड A तक करती है और थर्ड पीरियड में थर्ड A तक कंडक्टिविटी इंक्रीज करती, फिर आगे डिक्रीज कर जाती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट है ना, चौथे ग्रुप तक बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। कंडक्टिविटी सेकंड A सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में थर्ड A तक बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। तो एल्यूमिनियम इसका जो है ना वो आंसर बनेगा। एल्यूमिनियम जो फर्स्ट टॉप 4 एलिमेंट्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं उसमें एल्यूमिनियम भी है, और फोर्थ नंबर पे एल्यूमिनियम आती है। और क्वेश्चन 26, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, कार्बन और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड बनता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के शेयर होते हैं, फिर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने शेयर कर लिए म्यूचुअल शेयरिंग में, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ऑक्सीजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच गए। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन टेट्रावेलेंट भी नहीं होता, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो हैं वो उनमें 1 लोन पेयर होता है। और जब ये लिगेंड के तौर पे करें और ये लोन पेयर मेटल को डोनेट करना चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड,
तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसको आइडियल लिगेंड भी कहते हैं। मतलब ये इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं कि इसमें बॉन्डिंग कैसी है, 2 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, एक जो है वो डेटिव बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए हैं, ऑक्सीजन ने किए हैं, और इसी की वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं कार्बन की तरफ, वगरना तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसे बहुत ज़्यादा पोलर होना चाहिए, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट भी कम होता है। 0.112 डिबाई, लोन पेयर दोनों के पास एक एक है। ये इससे मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते थोड़ा उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, तो वो 1 है। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड पिगमेंट एज इट डार्कन्ड बाय एटमॉस्फेरिक H2S। जो अल्फा है इसे बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं, ये वाइट पेंट है, और एयर में जो H2S होता है एज एन इम्प्योरिटी, तो वो जो सल्फाइड आइन है H2S में वो लेड से मिलते हैं तो लेड सल्फाइड बनता है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है और ये डार्कन कर देता है उसको, और इसलिए उसका ब्रिलियंट लस्टर ख़त्म हो जाता है। इसकी रिप्लेसमेंट टाइटेनियम ऑक्साइड है, महंगा होता है, और लेड आमतौर पे इसलिए यूज़ होते हैं उसके पेंट्स क्योंकि ओपेक होते हैं और चीपर होते हैं, कॉस्ट ही हर चीज़ को ड्रिवन करती। क्वेश्चन 28, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज क्लासिफाइड इनकरेक्टली, तो इनकरेक्ट लेड का है, इनकरेक्ट वो बेसिक ऑक्साइड है, बाकी सब सही दिए हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी, कार्बन का ऑक्साइड डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट अगर आप देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन और सिलिकॉन जो इनके एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, जर्मेनियम, टिन और लेड इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्वेश्चन 29, कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। हाइब्रिडाइजेशन देखनी हो तो हम देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तो हम वो ऐसे देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा तो कार्बन ही सेंट्रल एटम होगा, और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम से मुतल्लिक होती है हमेशा। तो कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन का लोन पेयर कोई भी नहीं है इसमें कार्बन के पास, क्योंकि उसके जितने इलेक्ट्रॉन थे सब यूज़ हो गए हैं चारों 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करने में, तो इसका सम आ गया 2 + 0 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तब बनते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो। ये थोड़ा डिटेल में समझ लिया, और वैसे अगर याद रखना है तो याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड कार्बन के गिवन है बुक में, तो तीनों में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्वेश्चन 30, विट्रियस सिलिका रिएक्ट्स विद, विट्रियस सिलिका ग्लास को कहते हैं, और ग्लास जो HF में डिजॉल्व हो जाता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी कि सिलिकेट्स फ्लोराइड आइन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए विट्रियस सिलिका और ग्लास जो है उसको, जो HF है उसको ग्लास में नहीं रखा जाता, और इसको HF को टेफ्लॉन में रखा जाता है। हमने चैप्टर 1, 2, 3 की टेस्ट डिस्कशन मुकम्मल कर ली है, और आपके क्वेश्चन उम्मीद है सही होंगे। अगर नहीं भी सही तो इस बात को ज़हन में रखें कि एंट्री टेस्ट में टेस्ट डिस्कशन जो है ये इसको ग्रेड करने के लिए नहीं होते स्टूडेंट्स को कि आपको आता है या नहीं आता, ये इसलिए है कि आप इससे भी सीख सकें। तो चैप्टर को हमने डिस्कशन में रिवाइज़ करने की भी कोशिश की है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।